नमस्कार छात्रों। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्न पत्र क्रमांक 16 उसमें तीसरी जो इकाई है भाषा विज्ञान के अंतर्गत आने वाली वो है पद विज्ञान। उसमें हमने पद और शब्द इन दोनों के बीच के अंतर को अब तक समझा है। आज हम पद और संबंध तत्व ये जो कुछ मुद्दा है इस पाठ्यक्रम में दिया हुआ या इस इकाई में दिया हुआ इसको समझने वाले हैं। और इस मुद्दे के भीतर हम जानेंगे कि भाषा में शब्द भी महत्वपूर्ण है, पद भी महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा ये संबंध तत्व वाली जो स्थिति है या संबंध तत्व के रूप में जो विभक्तियां वहाँ पे प्रस्तुत होती है वो वाक्य निर्माण में या भाषा के प्रयोग में कितनी महत्वपूर्ण है। तो हमने अब तक शब्द और पद को देखा है, शब्द की परिभाषा देखी है, पद की परिभाषा देखी है। आज हम पद और संबंध तत्व के इस मुद्दे को भी समझने वाले हैं। मुझे लगता है कि आपको पद मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है कि शब्द से भिन्न पद कैसे हो जाता है कि जब वह शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वाक्य की आवश्यकता के अनुसार उस शब्द में जो भी कुछ परिवर्तन आता है या कभी कभार नहीं भी आता, तो ऐसे शब्द जो सभी वाक्य में प्रयोग हुए हैं वो पद कहलाते हैं। शब्द किसे कहेंगे? सार्थक वर्णों का समूह, ध्वनियों का समूह, उसको शब्द कहते हैं। शब्द वे होते हैं जो कोशों में पाए जाते हैं, डिक्शनरीज में हम देखते हैं। वो जब तक कोश में है, डिक्शनरी में है, तब तक उसको शब्द कहेंगे। लेकिन वही शब्द जब वहां पे वाक्य में प्रयुक्त होगा तो वो शब्द शब्द न होकर पद बन जाएगा। तो हमने पिछले लेक्चर तक जो है शब्द और पद के अंतर को समझ लिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मुद्दा दिया है वो है पद और संबंध तत्व। तो पद को भी हमने इसके पहले समझ लिया है, तो यहाँ पे हम आज सिर्फ संबंध तत्व क्या है उसको ही थोड़ा सा देखेंगे और उसके आधार पर अगला जो मुद्दा है संबंध तत्व के प्रकार उसको भी थोड़ा सा समझने वाले हैं। मुद्दा है हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ पद और संबंध तत्व। पद को हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है, आज हम संबंध तत्वों को सीधा देखेंगे। देखिए, जिस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तत्व से वाक्य में शब्द का अन्य पदों के साथ संबंध स्पष्ट हो जाता है उसे संबंध तत्व कहते हैं। फिर से एक बार दोहराता हूं, जिस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तत्व से वाक्य में शब्द का अन्य पदों के साथ संबंध स्पष्ट हो जाता है उसे संबंध तत्व कहा जाता है। अब देखिए, वाक्य में कभी कभार कोई एक शब्द आता है या कभी कभार एक से अधिक शब्द वहां पे प्रयुक्त होते हैं। तो वाक्य का निर्माण हमने देखा कि वाक्य कर्ता कर्म क्रिया इस सूत्र के आधार पर बनता है, और वाक्य में अनेक शब्द आने के कारण वहां पे उन शब्दों का प्रस्तुत हुए शब्दों के साथ या पदों के साथ एक दूसरे के साथ संबंध दिखाने वाले जो भी कुछ तत्व होते हैं या जो भी कुछ प्रत्यय होते हैं, विभक्तियां होती है, वो सभी जो है संबंध तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं। इसको विभक्तियां कहा जाता है, इसको प्रत्यय कहा जाता है, उसको उपसर्ग कहा जाता है, इसको परसर्ग कहा जाता है। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त होने वाले वो तत्व जो अन्य पदों के साथ एक दूसरे का संबंध दिखाते हैं या दर्शाते हैं, तो वो सभी तत्व क्या है? संबंध तत्व है। उदाहरण देकर मैं समझाता हूं। एक उदाहरण है, देखिए, राम ने रावण को बाण से मारा। ये उदाहरण है, वाक्य है, समझ लीजिएगा। राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में अगर हम राम रावण बाण मारा ये अगर शब्द बाहर निकालेंगे तो वहां पे ने को से ये जो कुछ अक्षर वहां पे मिलते हैं वे असल में संबंध तत्व है, वे असल में विभक्तियां है, वे असल में प्रत्यय है, वे असल में परसर्ग है। मतलब ने को से, राम ने रावण को बाण से मारा, राम के साथ जुड़ा हुआ ने, रावण के साथ जुड़ा हुआ को और बाण के साथ जुड़ा हुआ से,
ये सभी विभक्तियां कुल मिलाकर उस वाक्य का पूर्ण अर्थ जो है या उस वाक्य का कुल परिणाम जो है अर्थ के रूप में हमारे सामने लाते हैं। अगर हम वाक्यों से इस संबंध तत्वों को या इस विभक्ति प्रत्ययों को वहां से निकाल देंगे तो वहां पे क्या बच जाता है? देखिए, राम रावण बाण मारा। अगर ऐसी स्थिति में वो वाक्य वहां पे लिखा जाता है तो समझ लीजिएगा कि वहां पे राम रावण बाण मारा 4 वहां पे शब्द मात्र लिखे गए हैं, एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, या कौन किसको मार रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। मारा का और राम का क्या संबंध है, बाण का रावण का क्या संबंध है, ये कुछ भी वहां पे स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो संबंध तत्व वाक्य में जब आते हैं तब वे सभी के सभी वाक्य में आए हुए पदों के साथ एक दूसरे का संबंध जोड़ लेते हैं, तो इसलिए उनको संबंध तत्व कहा जाता है। तो अभी जो मैं उदाहरण बता रहा था, राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें ने को से राम ने जो जोड़ दिया है वो रावण के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, रावण को जो को जोड़ दिया है वो बाण के साथ स्थापित कर रहा है, और बाण के साथ जो से जोड़ दिया है वो मारा क्रिया का संबंध जो है राम के साथ स्थापित हो रहा है। तो इस तरह से वाक्य में आने वाले ये संबंध तत्व, ये विभक्तियां है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उसके पीछे की वजह यह है कि जब तक ये वाक्य में नहीं आते या कभी कभार अप्रत्यक्ष रूप में भी काम करते हैं। राम पुस्तक पढ़ रहा है, अब राम एक शब्द है, पुस्तक एक शब्द है, पढ़ रहा है। अब वहां पे राम ने या पुस्तक को ऐसा कुछ भी वहां पे विभक्ति प्रत्यय नहीं आया है। तो मैं कह रहा था कि ये विभक्ति प्रत्यय जो है कभी कभार प्रत्यक्ष रूप में और कभी कभार अप्रत्यक्ष रूप में भी एक दूसरे के साथ वाक्य के पदों का संबंध जोड़ लेते हैं। तो राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में ने को से के आने के कारण वहां पे राम का संबंध रावण के साथ स्थापित हो रहा है, रावण का संबंध बाण के साथ स्थापित हो रहा है, और मारा का संबंध जो है राम के साथ स्थापित होकर पूर्णतः उस वाक्य का जो है पूर्ण अर्थ जो है हमारे सामने आ रहा है। तो इसलिए भाषा में इन संबंध तत्वों का जो है अनन्य साधारण महत्व है। उसके बिना हम भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके बिना हम भाषा के संपूर्ण अर्थ को समझ नहीं सकते। भाषा मात्र शब्दों का उच्चारण नहीं है, भाषा शब्दों के साथ साथ पदों के साथ साथ वहां पे वाक्य में प्रयुक्त होने वाली स्थिति है। इसलिए वाक्य में जब भाषा प्रयुक्त होती है तो वाक्य की आवश्यकता के अनुसार उसमें संबंध तत्व जुड़ जाते हैं, और वो संबंध तत्व जुड़ने के कारण वो शब्द शब्द न रहकर पद बन जाता है। तो इसलिए पद और संबंध तत्व का जब हम विचार करते हैं तो पद बनने के लिए संबंध तत्वों की आवश्यकता है, और संबंध तत्वों के आधार पर ही वहां पे वो भाषा जो है काम करती है, या जिसके लिए हम वो वाक्य कह रहे हैं उसको उसका अर्थ जो है वहां पे समझ में आता है। तो संबंध तत्व की परिभाषा में फिर से एक बार पढ़ता हूं और एक बार समझ में आ जाएगी। देखिए, जिस प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तत्व से वाक्य में शब्द का अन्य पदों के साथ संबंध स्पष्ट हो जाता है उसे संबंध तत्व कहते हैं। उदाहरणार्थ, राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में ने को से ये जो विभक्ति प्रत्यय आए हैं वे सभी के सभी संबंध तत्व है। इस वाक्य में ने को से संबंध तत्व की भूमिका निभा रहे हैं, परंतु कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप में भी वहां पे संबंध तत्व उपस्थित होते हैं। मैंने जो उदाहरण बताया था, राम पुस्तक पढ़ रहा है या राम रोटी खा, इस वाक्य में संबंध तत्व कहीं पर भी नहीं है, लेकिन राम का संबंध रोटी के साथ है और राम का संबंध खा के साथ है। तो राम रोटी खा, इसमें संबंध तत्व मौजूद न होने के बावजूद भी उनके स्थान के आधार पर कर्ता राम है, रोटी कर्म है और खा क्रिया है, इसके आधार पर हम एक दूसरे का संबंध जो है वहां पे जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से संबंध तत्व भाषा में जो प्रयुक्त होते हैं तो कभी कभार प्रत्यक्ष रूप में और कभी कभार अप्रत्यक्ष रूप में भी वहां पे उपस्थित होते हैं। इसमें राम रोटी खा, ये जो उदाहरण हम देख रहे थे, इस उदाहरण में कोई भी संबंध तत्व प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान नहीं है, फिर भी वाक्य रचना की दृष्टि से या वाक्य रचना के आधार पर इसमें
प्रयुक्त पद जो है एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। मैं जो अभी बोल रहा था, राम रोटी खा, इस वाक्य में राम कर्ता है, रोटी कर्म है और खा क्रिया है। तो तीनों पदों का संबंध जो है एक दूसरे के साथ वहां पे स्थान के कारण, वाक्य रचना के कारण वहां पे संबंध स्थापित हो रहा है। तो इस तरह से ये संबंध तत्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में वाक्य में मौजूद होते हैं। संबंध तत्व स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं और उनका कोई स्वतंत्र अर्थ भी नहीं होता। अब देखिए, संबंध तत्व जो है वाक्य में कभी कभार स्वतंत्र रूप में, अर्थात ने, जो राम ने रावण को, इसमें ने को से जो आए हैं किसी भी शब्द के साथ जुड़कर नहीं आए हैं, स्वतंत्र रूप में वहां पे है। लेकिन उनको अगर वहां से निकालेंगे तो उसका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये उस वाक्य में आने के बाद ही उसको अर्थ प्राप्त होता है। जब उसको स्वतंत्र ने को से इस प्रकार से अगर इसको हम समझेंगे तो उसका कोई भी अर्थ जो है अपना स्वतंत्र नहीं है। इसलिए संबंध तत्व स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं और उनका कोई स्वतंत्र अर्थ भी नहीं होता। मतलब इनका कोई स्वतंत्र अपना अर्थ नहीं है, अर्थात इनका महत्व केवल वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही दिखाई देता है। मतलब वाक्य में जब ये प्रयुक्त होते हैं तभी जाकर इन संबंध तत्वों का महत्व जो है वहां पे स्पष्ट हो जाता है। तो इसलिए मुझे बताना क्या है कि संबंध तत्व भाषा की आवश्यकता है, भाषा के प्रयोग की आवश्यकता है, वाक्य की आवश्यकता है, लेकिन स्वतंत्र रूप में संबंध तत्व का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, स्वतंत्र रूप में उसका कोई अपना अर्थ नहीं है। अर्थात ये प्रयोग के लिए आवश्यक है, लेकिन एक अस्तित्व के रूप में, भाषा में इनकी स्वतंत्र सत्ता के रूप में कोई भी उसका अर्थ नहीं होता है। तो इसलिए राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें से अगर हम ने को से को स्वतंत्र रूप से प्रयोग करेंगे या लिखेंगे तो उसका कोई भी अर्थ वहां पे समझ में नहीं आएगा। परंतु वही ने को से विशिष्ट क्रम के साथ, विशिष्ट पदों के साथ जोड़ने के बाद वहां पे निश्चित अर्थ वहां पे दे देते हैं। तो इसलिए ये वाक्य की आवश्यकता भी है, ये वाक्य के प्रयोग की आवश्यकता है। तो इसलिए संबंध तत्व जो है भाषा में एक महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं, जिसके आधार पर भाषा प्रयुक्त होती है। इसके बिना हम भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर संबंध तत्वों को हटाकर हम भाषा का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे तो समझ लीजिएगा कि मात्र हम शब्दों की श्रृंखला या मात्र शब्दों की सूची पढ़ रहे हैं या शब्दों को सूची लिख रहे हैं, इस प्रकार का वहां पे भाव प्रकट होगा। इसमें से कोई भी निश्चित अर्थ जो है वहां पे सामने नहीं आएगा। तो वाक्य की आवश्यकता संबंध तत्व है और संबंध तत्व के आधार पर ही भाषा सही दिशा के साथ, उचित अर्थ के साथ वहां पे काम करती है। अगर वैसा नहीं है या संबंध तत्व का हम अगर उसको बाहर हटाएंगे तो भाषा उतनी प्रभावी रूप से वहां पे काम नहीं करेगी। तो इसलिए पद विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पे संबंध तत्वों का भी विशेष अध्ययन किया जाता है और उसकी महत्ता को भाषा के अध्येताओं के सामने वहां पे प्रकट किया जाता है और जिसके आधार पर यह बताया जाता है कि संबंध तत्वों के बिना भाषा का प्रयोग जो है संभव नहीं है। अगर हम कर भी लेते हैं तो उसमें अर्थ को लेकर दुविधा हो सकती है, अर्थ को लेकर संभ्रम हो सकते हैं और अर्थ ही समझ में नहीं आएगा, अर्थ को लेकर संभ्रम वहां पे सामने आ रहे हैं तो भाषा का वहां पे कोई उचित मकसद या भाषा का कोई प्रयोजन ही वहां पे नहीं है। इसलिए भाषा प्रयोग के लिए, भाषा के लिखने के लिए, भाषा की व्यवस्था के लिए संबंध तत्वों की आवश्यकता है। और संबंध तत्वों को हमने परिभाषा के रूप में देखा कि वाक्य जिस प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तत्व से वाक्य में शब्द का अन्य पदों के साथ संबंध स्पष्ट हो जाता है उसे संबंध तत्व कहा जाता है। तो वाक्य में प्रयोग होने वाले सभी पदों के साथ एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ने का काम जो है संबंध तत्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि संबंध तत्व के बारे में मैंने जो अभी बताया है इतना मुझे लगता है कि काफ़ी है, आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। मैं अगले लेक्चर में भाषा में प्रयुक्त होने वाले जो संबंध तत्व है उनके प्रकार कितने हैं, ये मुद्दा हमारे इस इकाई का अगला मुद्दा है। इसको हम प्रकार के तौर पर भी देखने वाले हैं, उदाहरण के साथ समझने वाले हैं।
अर्थात ये इसको आपको समझने में कोई भी कठिनाई वहाँ पे नहीं आएगी। मैं अपनी ओर से कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये आसान से आसान भाषा में, सरल भाषा में आपके ये स्पष्टीकरण जो है, इसका विश्लेषण जो है आपके सामने रखूँगा। मुझे लगता है कि ये मुद्दा संबंध तत्व के प्रकार मुद्दा समाप्त होने के बाद ये पूरी इकाई जो है वहाँ पे समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम अगली इकाई शुरू करेंगे। तो अब तक मैंने जो भी कुछ बताया है पद विज्ञान के अंतर्गत, पद और शब्द, फिर पद और संबंध तत्व, इसमें से अगर कुछ कठिन लगता है या उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप ज़रूर पूछिएगा। मैं उसके बारे में आपको विस्तार से और अधिक जानकारी अपने शब्दों में देने की कोशिश करूँगा। तो पद विज्ञान ये जो टॉपिक है या ये जो इकाई है ज़्यादा कठिन नहीं है। आप अपने स्तर पर भी वहाँ पे इसको समझ सकते हैं। नोट्स के रूप में जो भी कुछ आपके पास उपलब्ध है उसको अगर एक दो बार पढ़ेंगे तो भी ये बातें जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अगले लेक्चर में मैं वहाँ पे संबंध तत्व के प्रकार को लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।